हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे 10 एमसीक्यूज डाटा रिलेटेड विद साइंस। उसे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री स्केड्यूल्स देख सकते हैं। आपकी मैराथन सीरीज चल रही है, दैट इज अप टू 2:30। ऐसे ही 5 PM आपसे इंग्लिश डिस्कस की जाती है। करंट अफेयर्स इशू आपसे डिस्कस किए जाते हैं एट 6 PM। ऐसे ही 10 एमसीक्यूज जो कि अभी हम करने वाले हैं वो आपसे डिस्कस किए जाते हैं 9 PM। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो भी आज के हमारे 10 एमसीक्यूज रिलेटेड रहेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू फिजिक्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं। आप सबके जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेक्ट होने चाहिए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज एडियाबैटिक टेम्परेचर चेंज इन द एटमॉस्फेयर। अब आपसे एडियाबैटिक चेंज के बारे में पूछा गया है। ए है दैट इज डिफ्लेक्शन एंड एडवेक्शन, बी है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, सी है एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द एयर, और इज इट डी दैट इज पार्शियल अब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर वेव्स। सो आपको यहाँ पर आंसर बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये एनडीए का क्वेश्चन है जो पूछा गया था उनके पेपर में। सो आपसे एडियाबैटिक टेम्परेचर के बारे में पूछा है। सो आंसर यहाँ पर बन जाता है दैट इज सी, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ द एयर। देखिए अगर हम एडियाबैटिक कूलिंग की बात करते हैं तो जैसे जैसे एयर पार्सल धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाता है तो वो क्या होता रहता है, ठंडा होता रहता है। ऐसे ही अगर एयर पार्सल ऊपर से नीचे हो रहा है तो यहाँ पर कंप्रेशन होती है और यहाँ पर एक्सपेंशन होती है। जैसे ही एक्सपेंशन होती है तो कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन जैसे ही कंप्रेशन होती है तो यहाँ पर आपको वार्मिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। राइट, सो दिस इज द एडियाबैटिक कूलिंग एंड हीटिंग। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ। फर्स्ट ऑप्शन है आपकी दैट इज कॉपर वायर प्लेस्ड इन एयर, बी है आपका सिल्वर स्लैब प्लेस्ड इन एयर, सी है ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड इन वाटर, और इज इट डी वुडन हॉलो पाइप प्लेस्ड इन वैक्यूम। आपसे पूछा गया है साउंड वेव्स कहां पर ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। इन चारों ऑप्शंस में से पूछा गया। अब ये क्वेश्चन सीडीएस का है तो इसीलिए आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ये सबका करेक्ट होना चाहिए। सो आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ पर आता है डी। देखिए जो साउंड वेव्स हैं उनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए होता है। जब तक कोई मीडियम नहीं है तब तक वो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर वाटर है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर मीडियम्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, साउंड वेव्स आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर वुडन हॉलो पाइप है जो कि वैक्यूम में प्लेस करी गई है। अगर वो वैक्यूम में प्लेस करी गई है मतलब कोई भी मीडियम नहीं है, तब तक आपकी साउंड वेव्स प्रोपगेट नहीं कर सकती हैं। इसीलिए आंसर क्या बन जाता है, डी। ठीक है जी। सो आप देख सकते हैं जो अल्यूमिनियम है या फिर सॉलिड्स में कह सकते हैं जो स्पीड ऑफ साउंड है वो काफी ज्यादा है। गैसेस में आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी चाहे गैसेस एग्जिस्ट करें, चाहे सॉलिड्स एग्जिस्ट करें, चाहे लिक्विड्स एग्जिस्ट करें, साउंड वेव्स यहाँ पर प्रोपगेट कर सकती हैं। लेकिन अगर वैक्यूम एग्जिस्ट करता है तो साउंड वेव्स प्रोपगेट नहीं कर सकती। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है देयर इज नो नेट मोमेंट ऑन अ बॉडी व्हिच इज इन इक्विलिब्रियम। सेकंड स्टेटमेंट है द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। थर्ड है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। सो आपको ऑप्शंस बताने हैं 1 2 3, बोथ 2 and 3, बोथ 1 and 2, और इज डी ओनली 1। अब देखिए ये टॉपिक हमने कहां से लिया गया है, दैट इज एनसीईआरटी क्लास 9। एनसीईआरटी की अगर आपने क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ी है तो आप ये सिंपली क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट्स वहीं से ली गई हैं। तो अगर हम इसका आंसर चेक करते हैं, आंसर बन जाता है दैट इज बोथ 1 and 2। देखिए जो मोमेंट ऑफ अ बॉडी होता है, मोमेंट का मतलब होता है जितने भी उस पे फोर्सेस एक्सर्ट कर रही हैं वो क्या होंगी, इक्विलिब्रियम। अगर वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो जो नेट मोमेंट है वो कोई भी नहीं होगी, जीरो होगी, अगर वो स्पेसिफिक बॉडी इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। सेकंड है द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड। देखिए मोमेंटम हम डिनोट करते हैं पी से, जो कि होता है मास इनटू इट्स वेलोसिटी। अगर हम एक बॉडी की बात करते हैं तो उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। राइट, सो पहली दो स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती हैं। अब थर्ड स्टेटमेंट क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं, क्या होना चाहिए था, मैकेनिकल एनर्जी होना चाहिए था। अब मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। इसीलिए जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वर्किंग ऑफ द सेफ्टी फ्यूजेस
depends on number one magnetic effect of the current, second chemical effect of the current, third is magnitude of the current, or is it fourth heating effect of the current। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। 1 2 3 4, 1 2 3, both 3 and 4, और इज द डी ओनली 4। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 10 से लिया गया है, जहां पर आपको सेफ्टी फ्यूजेस के बारे में बताया गया है। अगेन जो भी आपकी स्टेटमेंट्स है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से पिक की गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं, दोनों 3 and 4 करेक्ट हैं। जो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, देखिए इसको बोला जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो आपकी फ्यूज वायर होती है वो बहुत पतली होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। जैसे ही ज्यादा करंट आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट ज्यादा आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके अप्लायंसेस खराब ना हो, इसकी वजह से मेन स्विच में हमें क्या लगाना पड़ता है, फ्यूज वायर लगानी पड़ती है, कि जैसे ही अगर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पीछे से आ रहा है तो जो ये फ्यूज वायर है वो पिघल जाए और जो आपका कनेक्शन है वो टूट जाए, जिसकी वजह से आपके अप्लायंसेस जो हैं वो बच जाए। राइट, सो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, और ये क्या करता है, हीट अप कर देता है उसको। उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से आपका जो फ्यूज वायर है वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। ठीक है जी, इसीलिए आपकी स्टेटमेंट्स 3 and 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रासाउंड्स पूछा गया है, दैट इज लेस देन 20 हर्ट्ज, बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, सी है बिटवीन 2 किलो हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज, और इज इट ग्रेटर दैन 20 किलो हर्ट्ज। अब देखिए अगर हम ऑडिबल रेंज की बात करते हैं तो हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। राइट, अगर हम 20 हर्ट्ज से नीचे की बात करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंफ्रासाउंड्स। ऐसे ही अगर हम 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की बात करते हैं उनको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड्स। तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाता है, ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज, जिसको कहा जाता है 20 किलो हर्ट्ज। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगेन ये कहाँ से लिया गया है, क्लास 10th एनसीईआरटी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द विजिबल लाइट, यूवी लाइट एंड एक्स रेज आर करेक्ट। अब आपसे 3 लाइट्स के बारे में पूछा गया है, विजिबल लाइट, यूवी लाइट एंड एक्स रेज। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ द एक्स रेज। सेकंड स्टेटमेंट है, द एनर्जी ऑफ द एक्स रेज फोटॉन्स इज हायर देन दैट ऑफ द यूवी लाइट फोटॉन्स। थर्ड स्टेटमेंट है, द एनर्जी ऑफ द यूवी लाइट फोटॉन्स इज लेस देन दैट ऑफ द विजिबल लाइट फोटॉन। आपको बताने हैं कौन कौन से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शंस एग्जिस्ट करते हैं, 1 2 3, 1 and 2, 2 and 3, और इज इट ओनली 1। देखिए यहाँ पर विजिबल लाइट, यूवी लाइट और एक्सरेज के बारे में पूछा है। अगेन ये आपकी क्लास 10th की एनसीईआरटी में डिफाइंड है। हम जब यहाँ पर स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हम कहते हैं, देखिए अगर आपको नहीं पता तो न्यूमोनिक याद कर लीजिए, CGX UVI MR। अब यहां पर C stands for cosmic waves, G stands for gamma waves, X stands for X rays, U stands for that is ultraviolet rays, V stands for visible rays, I stands for infrared, M stands for microwaves and R stands for radio waves। अगर हम इधर से इधर जाएंगे तो यहाँ पर वेवलेंथ इंक्रीज करती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ आपको कौन सी देखने को मिलती है, दैट इज रेडियो वेव्स। लेकिन अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो हाईएस्ट एनर्जी आपको कहां पर देखने को मिलेगी, दैट इज इन कॉस्मिक एंड गामा वेव्स। राइट, सो धीरे धीरे यहां तक अगर जाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो वेव्स की एनर्जी है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो अब आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो अगर हम इसका आंसर देखते हैं, दैट इज बी, 1 and 2 आर करेक्ट। The wavelength of visible light is more than that of X-rays। ऑब्वियस सी बात है, X-rays यहाँ पर है और आपका visible light यहाँ है। तो हम अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। एनर्जी की अगर बात करते हैं तो एक्स-रेज की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हाईएस्ट एनर्जी किस में एग्जिस्ट करती है, कॉस्मिक वेव्स में, और लोएस्ट एनर्जी किस में एग्जिस्ट करती है, रेडियो वेव्स में। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया है, देख सकते हैं आप। रेडियो वेव्स की सबसे ज्यादा वेवलेंथ देखने को मिलती है, गामा रेज की आपको सबसे कम वेवलेंथ देखने को मिलती है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द कनेक्टिंग केबल ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, वाटर हीटर और रूम हीटर कंटेन्स 3 इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स, रेड, ग्रीन एंड ब्लैक। अब आपको बताना है ये रेड, ग्रीन और ब्लैक क्या डिनोट करते हैं। ए ऑप्शन है रेड लाइव वायर, ग्रीन न्यूट्रल वायर और ब्लैक ग्राउंड वायर। बी रेड न्यूट्रल वायर, ग्रीन ग्राउंड वायर, ब्लैक लाइव वायर। रेड लाइव वायर, ग्रीन ग्राउंड वायर, ब्लैक न्यूट्रल वायर। और इज इट डी रेड ग्राउंड वायर, ग्रीन लाइव वायर और ब्लैक न्यूट्रल वायर। देखिए यहां पर अगर आपको कंफ्यूजन हो सकती है तो दैट इज बिटवीन ग्रीन एंड ब्लैक। बाकी आपको रेड में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो रेड इंसुलेटिंग वाली होती है वो हमेशा ही लाइव वायर होती है। तो देखिए या तो ये ऑप्शन हो सकता है या फिर ये हो सकता है। बी और डी तो नहीं हो सकता है। तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी इसको कर सकते हैं, बट अगेन इजी क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाता है, सी। जो ग्रीन वायर है वो ग्राउंड वायर होती है और जो ब्लैक वायर है वो न्यूट्रल वायर होती है। अब देखिए आप बोलेंगे इंसुलेशन डिफरेंट भी हो सकती हैं। हाँ हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लू वायर भी देखी होगी आपके घरों में, लेकिन ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से पिक किया है। अब एनसीईआरटी में जो डिफाइंड है आपसे वहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए जो एनसीईआरटी में गिवन है वो आपको पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी में लिखा गया है कि जो ग्रीन है वो ग्राउंड वायर है और जो ब्लैक है वो एक न्यूट्रल वायर है। ठीक है जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है। क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है which of the following statements about a microscope and a telescope are correct। अब देखिए सीडीएस का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है both the eyepiece and the objective of the microscope are convex lenses। सेकंड है the focal length of the objective of the telescope is larger than that of the focal length of the eyepiece। Third statement है the magnification of a telescope increases with the increase in focal length of its object। Fourth statement है the magnification of a microscope increases with the increase in the focal length of its objective। आपको करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है 1 and 3, 1 and 4, 2, 3, 4 और इज इट डी 1, 2 and 3। सो लेट्स सी द आंसर। यहाँ पर डी है 1, 2 and 3 करेक्ट है। देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। देखिए माइक्रोस्कोप में हमें क्या करना होता है, जो भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे डालते हैं और वो हमें बड़ा बड़ा दिखने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें किसी बैक्टीरिया को रीड करना है, बैक्टीरिया को देखना है, तो हम किसके अंडर देखते हैं, माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। लेकिन अगर हम टेलीस्कोप की बात करते हैं, टेलीस्कोप को हम जनरली कब यूज करते हैं, जब हमें फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है, तब हम क्या यूज करते हैं, टेलीस्कोप। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई डिस्टेंट स्टार देखना है तो आप क्या यूटिलाइज करते हैं, टेलीस्कोप का यूटिलाइज करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डिफरेंसेस की बात करते हैं तो जो आपकी माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में फर्क है वो क्या है कि यहाँ पर आपको आईपीस और ऑब्जेक्टिव दोनों ही कॉन्वेक्स लेंसेज देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। सो कॉन्वेक्स लेंसेज आपके कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, माइक्रोस्कोप में एग्जिस्ट करते हैं। फोकल लेंथ जो है ऑब्जेक्टिव की, किसकी, टेलीस्कोप की, इज लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ इट्स आईपीस। ऑब्वियस सी बात है, देखिए फोकल लेंथ हमें ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, राइट। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें दूर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देखने हैं, तो अगर हम मैग्निफिकेशन ज्यादा चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू इंक्रीज द फोकल लेंथ। ठीक है जी। सो मैग्निफिकेशन भी इंक्रीज होती जाए। सो ऑप्शंस क्या बन जाती हैं आपकी 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following statements about the law of conservation of mass is correct। अगेन 9th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। ए है a given compound always contains exactly same proportion of the elements। B है when gases combine in a reaction they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at room temperature। C है matter can neither be created nor be destroyed। D है equal volumes of all the gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। यहाँ पर सभी को ये आंसर पता होना चाहिए। आंसर यहाँ पर बन जाता है आपका सी, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
बहुत ही इजी है, अगेन आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के बारे में पूछा गया है, अगेन 10th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इट्स फोकल लेंथ इज 0। बी है द साइज ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सी है द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। डी है इट्स फोकल लेंथ इज 200 मीटर्स। अब आपसे देखिए सिंपल प्लेन मिरर के बारे में पूछा है, आप हर रोज अपने आप को उस मिरर में देखते हैं, तो क्या आपको अपना साइज ऊपर नीचे दिखता है? नहीं दिखता है ना, तो इसलिए आपका ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो गलत हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? दैट इज सी, क्योंकि अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, आप हमेशा इरेक्ट दिखते हैं, सीधे दिखते हैं, लेकिन लेटरली इन्वर्टेड यहाँ पर इमेज बनती है। लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट। तभी जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो हमेशा उल्टे में लिखा होता है कि जब आप उसको मिरर में देखें तो वो आपको बिल्कुल सीधा दिखाई दे। सो यहाँ पर दिस इज लेटरली इन्वर्टेड, तो आंसर क्या बन जाता है आपका सी। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। So this is all about this session. I hope you like the lecture. Thank you very much.